प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 9th क्लास सोशल साइंस का पेपर। तो आइए देखते हैं पेपर कितना कठिन कितना आसान था, साथ में इसके आंसर भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़े और शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। पेपर 3 घंटे का 80 नंबर का था और 6 खंड इसमें थे। टोटल 37 क्वेश्चन थे आपके पास और जनरल जो इंस्ट्रक्शंस आप इसे एक बार पढ़ लेना। मैं सीधा यहाँ पर प्रश्न से शुरू करता हूँ और पहला प्रश्न था कि रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल आपका जो है वो गेहूँ है और बाकी ये सारे खरीफ की फसल हैं। उसके बाद जो है अफ्रीका में चरवाहा जीवन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन है 4 की केवल पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसका मैं थोड़ा डाउट में हूँ, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो है कर्क रेखा किन राज्यों से किस राज्य से गुजरती नहीं गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला है वर्ष डैश के दौरान मासाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मर गए। तो कौन से सन में मरे थे। तो लगभग ये जो है 1933 और 34 दोनों बार ऐसा हुआ। तो यहाँ पर मवेशी जो है वो सूखे से मर गए। आइए सेम आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी है, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी इसे आप सेम आंसर एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, क्योंकि आंसर मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इसे आप आंसर पढ़ लीजिए एज ए सैम्पल पेपर नेक्स्ट ईयर के लिए। और अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। तो लोकतंत्र की कमी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाउट में हूँ ए और डी में, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस है वो ए के ही लग रहे हैं। निर्णय लेने में देरी। बाकी आप भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। साथ में ये भी आप ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस स्कूल से देख रहे हैं, यानी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। अगला है नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। तो ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद का रहता है, तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया था। अब यहाँ पर आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है और सेम, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग था, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं लंबे वाले प्रश्न नहीं पढ़ पाया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम आपका यहाँ पर पहले की तरह है, यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरह आप इनमें से सही उत्तर आपने क्या टिक किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ ज़रूर बताएं ताकि क्रॉस चेकिंग हो जाए दूसरे बच्चों के साथ। अच्छा, 3 तरफ समुद्र से घिरे भूभाग को तो ये द्वीप कहते हैं, आयरलैंड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो लोग किस में चुनाव करते हैं, लोकतंत्र में, है ना। कहते हैं ये लोकतंत्र है जहाँ पे जनता जो है, बार बार केजरीवाल जी कहते हैं कि लोकतंत्र ने हमें चुना है, लोकतंत्र है लोकतंत्र है। तो जिसमें जो लोग चुनाव दे करके सीएम वगैरह को चुनते हैं। अगला है आपका यहाँ पर हम देखेंगे, यस 11वां सवाल है। तो प्राचीन काल से नदियों के तट ने बसने वालों को क्यों आकर्षित किया। तो भाई नदियों के तट पर बसने वाले जो लोग हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप देखेंगे तो ये तीनों फ़ायदे उन्हें होते हैं, जहाँ तक मैंने इसे रीड किया। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया। तो 26 नवंबर 1949 को तो 26 नवंबर 1949 को 49 को अंगीकृत किया था और फाइनली जो है वो 26 जनवरी 1950 को वो लागू कर दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलान करना था और मिलान करने पर भी आपको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक कौन है वो आप यहाँ पर देखेंगे। और मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मुझे इवनिंग में स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पर देखो आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन किस पे सूट करता है।
कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इनको टिक करना था। ठीक है, तो अगला आंसर जो है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे जल प्रपात, और ये जो है शिव समुद्रम है। उसके बाद हम अगला देखते हैं 15वां सवाल, और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, और आप जो है जो हिंदी में चेक किए हैं उन्हें इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके साथ सारी वीडियोज अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे सही व्याख्या करता है। तो पशुपालक खानाबदोश क्या होते हैं, जो आज यहाँ होते हैं कल वहाँ होते हैं, अपने मवेशियों को, जानवरों को अलग अलग जगह ले जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सही है कि चरवाहे जो अपने मवेशियों के झुंड के लिए चरागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं ना, तो वो अलग अलग जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं है। झीलों के संदर्भ में, तो झील है उनमें बाढ़ नहीं आती है, बाकी आप देखते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता भी झील बढ़ाते हैं ना। आपने देखा होगा नैनीताल वगैरह हैं, तो ये सारे प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाते हैं। जल विद्युत के लिए भी इनका काम इनको इस्तेमाल किया जाता है, और नदियों के प्रवाह को भी विनियमित करने में मदद करता है, लेकिन बाढ़ नहीं आती है। मैंने बाढ़ का सुना नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट दिए थे, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पर कथन है ना, पहला कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो आपको जो इन दोनों को पढ़ना है, और उसके बाद इनमें से 4 ऑप्शन है ABCD में से आपको आंसर देना था। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले सैम्पल पेपर में भी बताया था कि आपको जो है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। जैसे पहला सवाल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और 17वां सवाल है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 में समुद्र के पानी में डूब गया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? आपको क्या लगता है? उसके बाद दूसरा देखो, 2004 में भारतीय द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र एक विशाल सुनामी की चपेट में आ गए थे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को पढ़ना है। दोनों को आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। मान लीजिए आपका पहला सही है लेकिन दूसरा क्या रॉन्ग है, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए जो है कहाँ है भाई, ए ना दोनों सत्य है। यहाँ पे आप देखो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आर सही है और ए गलत है तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि वह दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप ए वाला करेंगे। इसी तरह से आपको 17 से 20 तक यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, तो आपको एक बार हिंदी इंग्लिश मीडियम में देख लो। उसके बाद सेम आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ना और समझना है, और आपको यहाँ से 17 से 20 तक क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इन्हें पढ़ लें। और इसे अपना आपको जैसे भाई एक खेत मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती, एक खेत मजदूर को सरकार द्वारा, तो भाई सरकार खेत मजदूर को क्या मजदूरी देती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक खेत मजदूरों के बीच काम के लिए भारी प्रतिस्पर्धा को देकर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भाई बहुत सारे मजदूर ऐसे आ गए हैं कि लोग जो है कम काम करने में भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको कौन सा ऑप्शन ठीक करना है वो आप वहाँ से देखेंगे। 21वां सवाल आपको यहाँ पर 2-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं, 4 प्रश्न आपको करने हैं। आर्थिक गतिविधियों को उदाहरणों के द्वारा के माध्यम से स्पष्ट करें। आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है, अर्थ, तो भाई खेती है, पशुपालन है ना। इस तरह से आप जो है आर्थिक गतिविधियाँ हैं। और गैर आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होती हैं, या तो आप आर्थिक गतिविधियाँ बताओ या गैर आर्थिक गतिविधियाँ आपको एक्सप्लेन करनी है। नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारण, तो भाई नदी प्रदूषण क्या होता है, तो लोग जानवरों को नहला देते हैं नदी में, है ना। जो कारखानों का पानी सारा वो नदी में चला जाता है, कूड़ा कचरा लोग फेंक देते हैं। इस तरह से नालों का पानी भी जो सीवर वगैरह वो सारा उधर ही जाता है। तो बहुत सारे रीजन हैं। 18वीं शताब्दी में लुई के राज्यारोहण के समय फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का
वर्णन करना आपने। तो ये जो 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कितना अच्छा था, कितना बेकार था, क्या स्थिति थी, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। और रंग भेद से तात्पर्य क्या है भाई? तो रंग भेद का मतलब है गोरा काला, काला काला, गोरे लोग ये काम करेंगे, काले लोग ये काम करेंगे। गोरे लोगों को जैसे इंडिया में भी शूद्रों को कई जगह मतलब जाना उनको नहीं, जैसे मंदिरों में नहीं उन्हें जाने दिया जाता था, कभी टाइम था। तो इसी तरह से रंग भेद भी है, कई गोरे जा सकते हैं, कालों को जाना मना है, कुछ काम सिर्फ काले ही करेंगे, गोरे नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये रंग भेद हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो कृषि की आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई कृषि की आधुनिक तकनीकी आ गई तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा, है ना। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि अनेक तरीके से नुकसान करता है। टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक्टर आ गए हैं, तो वह ट्रैक्टर जो है वो डीजल पेट्रोल से चल रहे हैं, धुआं होता है। इसी तरह से कई बार जो है वो से नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव संसाधन के आवश्यक विकास के आवश्यक है। उदाहरण से आपको बताना है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लगातार जो है एक मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट के मुख्यमंत्री, वो लगातार बातें करते हैं, लगातार बोलते हैं शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से सीएम हैं, किस स्टेट के हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादातर बातें करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश मानव संसाधन के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा में जितना खर्चा करेंगे, स्वास्थ्य पर जितना खर्चा करेंगे, उतना जो है मानव संसाधन मतलब वो एक तरह से मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हैं भाई, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कुछ काम कर पाएंगे, है ना। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि वो कौन से सीएम हैं, और अपने स्कूल का नाम और अपना नाम ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि भाई कौन कौन से स्कूल में हमारी वीडियोज़ देखी जाती हैं। अगला देखो, अगर आप दिल्ली से बाहर से भी हैं तो आप ज़रूर अपना बताएंगे स्टेट का। सहायक नदी और वितरिका के बीच में क्या अंतर है? तो भाई सहायक नदी कौन सी होती है? एक तो मेन नदी होती है जो उसमें से मेन जो मान लो ये मेन नदी है, ठीक है, यहाँ से एक नदी आ रही है, ठीक है, और हमने क्या करा, ये इधर से एक छोटी नदी आई, इधर से छोटी है, इसमें मिल गई इसमें, तो ये क्या है, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं। इसी तरह से वितरिका के बीच में आपको अंतर बताना है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा पशुपालकों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए? तो पशुपालकों पर, जो पशुओं को पालते हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे औपनिवेशिक सरकार ने। तो आपको वही बताना है कि कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से काम उनको बिल्कुल करने हैं। लोकतंत्र के 3 अवगुण बताओ भाई। तो ऊपर आया है लोकतंत्र के 3 अवगुण, ये पहला प्रश्न आपको दे रखा है भाई। लोकतंत्र के 3 अवगुण ये हैं, क्या कह सकते हैं हम। फिर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि बार बार सरकारें बनाना, उसमें खर्चा बहुत होता है, तो लोकतंत्र का नुकसान है। आपने देखा होगा कि एक स्टेट जो है वो एक सरकार दूसरे सरकार को कोसती रहती है, उसकी कमियां गिनाती रहती है बार बार। तीसरा आपने देखा होगा दिल्ली में, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है एमसीडी की, लेकिन सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो बार बार जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में टकराव होती रहती है, जिसके कारण जनता के काम रुकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा इससे परेशानी जनता को उठानी होती है, तो ये काफ़ी अवगुण है। इस तरह से आप कुछ और भी बता सकते हैं। आपको क्या लगता है लोकतंत्र का और कौन सा सबसे मेजर माइनस पॉइंट? आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दे दें। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों से की कथन की पुष्टि कीजिए। वह लोकतंत्र में अंतिम निर्णय वही लेगा जिसे लोगों ने चुना है। मान लीजिए मैं दिल्ली की बार बार बात करूं, मुझे लगता है कि पेपर इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो दिल्ली में आपने देखा होगा केजरीवाल की सरकार है, लेकिन दिल्ली में जो निर्णय है वो जो कौन लेगा, एलजी लेगा, एलजी का डिसीजन चलेगा, जबकि जनता ने सीएम को चुना है। इसी तरह से जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ पर सब में स्टेट गवर्नमेंट की चलती है, एलजी की, वहाँ पर सीएम पूरी पावर में नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। पालमपुर के लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों के लिए लगे हुए हैं? तो पालमपुर काफ़ी फेमस है और यहाँ के लोग जो है वो
कृषि गतिविधियों के लिए, गैर कृषि गतिविधि के लिए बताएंगे आप। हरित क्रांति ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, कथन बताइए। भाई हरित क्रांति अच्छे के लिए था, लेकिन इसने प्रतिकूल प्रभाव भी डाला है, नेगेटिव भी रहा पर्यावरण पर। कैसे, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचारों ने संसार को प्रभावित किया, कथन की समीक्षा करेंगे। जो फ्रांसीसी क्रांति ही है उससे निकले विचार जो लोगों को उसने प्रभावित किया, मतलब काफ़ी लोग जो है उससे इम्प्रेस हुए। जो फ्रांसीसी क्रांति थी तो वो कौन कौन से उनके विचार थे और कैसे वो प्रभावित हुए लोग, आपको इसमें एक्सप्लेन बताना था। उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस में 1791 के संविधान की 5 विशेषताएं। तो फ्रांस में जो 1791 में जब संविधान था तो उसकी आप क्वालिटी बताएंगे भी क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। विश्व में उपलब्ध अन्य सभी राजनीतिक प्रणालियों में लोकतंत्र को सबसे अच्छा विकल्प क्यों माना जाता है? लोकतंत्र क्यों अच्छा है ना? विश्व में उपलब्ध सभी राजनीतिक, लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि लोग जिसको पसंद करते हैं उसको चुनते हैं। लोगों को लगता है कि भाई ये वाला विधायक हमारा काम करेगा तो लोग उसे वोट देते हैं, है ना। लेकिन इसके नेगेटिव आपने देखा भी होगा कि भाई कभी खिला पिला दिया जाता है तो वो भी जीत जाता है, जो अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा कई बार जो है विधायकों में खरीद और वगैरह वगैरह भी देखने को मिला है। तो इस तरह से आप इस पर एक्सप्लेन करेंगे, अथवा में या तो आप नीचे वाला कर ले। लोकतंत्र शासन की ही नहीं अपितु तो जीवन जीने की एक पद्धति है, कथन के आलोक में लोकतंत्र की विशेषताएं बताएंगे। तो भाई लोकतंत्र से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। लोकतंत्र जो है वो शासन करने का नहीं, मतलब एक शासन ही नहीं बल्कि जीवन जीना। भाई बहुत अच्छा जीवन हमारा चलेगा अगर लोकतंत्र अच्छा होगा। सब कुछ शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, लाइट बिजली पानी है, सारे सुख सुविधाएं हैं, डेवलप कर रहा है स्टेट, तो कहीं ना कहीं मज़ा आएगा लोगों को रहने में, है ना। तो इस तरह से इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। भारत के उत्तरी मैदानों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो उत्तरी मैदान जो है वो उनकी क्या विशेषता है, जैसे भाई उत्तराखंड वगैरह हो गया तो क्या विशेषताएं, नदी पहाड़ है, हरियाली है, वहाँ पर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। खेतों का अलग स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, है ना। तो पशुपालन का अलग होता है, तो आप उसकी विशेषताएं बताएंगे। इसके अलावा या तो आप नीचे वाला कर लें, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन आपको करना था। सेम आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी है। और अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न जो कि है 34वां, केस स्टडी। और यहाँ पर आपको केस स्टडी वाले तो अच्छे रहते हैं, इजी रहते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गद्यांश आपको दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ें और पढ़ने के बाद, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसे पढ़ने का, तो आप इसे पढ़ें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। और यहाँ से इसके प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं, एक एक दो दो नंबर के, आप इन्हें जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का मिल जाता है। और वीडियो लाइक नहीं किए तो बार बार मैं आपको लाइक करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि यही लाइक हमें मोटिवेशन मिलती है इससे, और हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखो जो एक ऊपर वाला भी जैसे पैसेज था सेम यहाँ पर भी है, और आप उसी तरह से इस सवाल को भी पैसेज को पढ़े। और यहाँ पे आपको 3 सवाल दे रखे हैं, 4-4 नंबर के ये आपके सवाल हैं। अब हमारे पास 35वां इंग्लिश मीडियम है। उसके बाद अगला जो है 36वां फिर से केस स्टडी बेस्ड आपका क्वेश्चन है। और मुझे क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा है इसलिए मैंने आपको पेपर को समझा दिया है, ताकि इवनिंग शिफ्ट वाले भी पेपर को समझ लें कि किस पैटर्न में पेपर आ रहा है, और नेक्स्ट ईयर भी बच्चे देख लें कि क्या पैटर्न है। जो जिन्होंने आज पेपर दिया है उनके कितने मार्क्स आपको लग रहे हैं आपके आ जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो है आपके पास मैप है, तो मैप में आपको क्या करना है, फ्रांस के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी आपको यहाँ पर दे रखे होंगे। तो ए में आपको क्या भरना है, दास व्यापार से संबंधित फ्रांस का एक बंदरगाह, कोई भी एक बंदरगाह जो दास व्यापार से संबंधित हो, फ्रांस का बंदरगाह हो, तो उसे ए में ए की जगह फिल करेंगे। एंड बी में फ्रांस का बंदरगाह दास व्यापार के कारण समृद्ध हुआ, जो बंदरगाह समृद्ध हुआ उसे बी में लिखेंगे, और है ना जो दास व्यापार से संबंधित था उसे ए में लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, आप इंग्लिश में देख लें एक बार, और अब मैप में भी इंग्लिश में समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको
एक बार मैं मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ए है, ए में आपको यहाँ पर भरना है जो गोला बना है, और बी वाला यहाँ पर भरना है। उल्टा सीधा ना करें। कई बच्चे देखिए मैंने कहीं भी लिख देते हो, भैया कहीं भी नहीं करना है, आपको वहीं पर फिल करना है जहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है। भाई ए यहाँ दे रखा है, बी यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये 37वां का बी है। अब यहाँ पर एक और मानचित्र दे रखा, भारत का राजनीतिक मानचित्र है। उसमें 3 चीज़ें आपको दिखानी है। पहला वुलर झील, दूसरा अनाईमुड़ी, महाराष्ट्र और बिहार। 4 दे रखे, 4 में से कोई भी 3 आपको दिखाने जो आपको अच्छे लग रहे हो। इसी के साथ ही यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी है, जिनको मैप दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं, तो वो यहाँ से सवाल पढ़ सकते हैं और इन सवालों के अपने आंसर वो दे देंगे। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। तो भाई वीडियो कैसे लगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि ये कमेंट्स जो है नेक्स्ट ईयर बच्चे भी देखते हैं और आप जो है उनके साथ अपने कमेंट्स को साझा करेंगे। भाई आपका पेपर का एक्सपीरियंस कैसा था, पेपर देखा आपने, पेपर किया आपने तो कैसा था, और ये भारत का मानचित्र है। तो चलिए भाई अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।